1950 में एरिको फर्मी ने एक ऐसा सवाल किया था जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। वो सवाल था वेयर इज एवरीबॉडी। इसी सवाल से पैदा होता है द फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स एक कॉन्ट्रास्ट है दो चीजों में। पहला कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन इसके हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसी लाइफ कहीं एग्जिस्ट करती भी है, ना ही हमसे अब तक किसी का कांटेक्ट हुआ है। अगर इंटेलिजेंट लाइफ यूनिवर्स में कॉमन भी है तो वो हमें अभी तक क्यों नहीं मिली, और इसी को कहते हैं द फर्मी पैराडॉक्स। क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं? अगर नहीं तो बाकी सब किधर हैं? यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में एस्टिमेट के मुताबिक 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और फिर उन स्टार्स के अपने प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं। रिसर्चर्स ने पिछले 15 सालों में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही हजारों एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, जिनमें से कई प्लैनेट्स लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमारी अर्थ से भी ज्यादा अच्छी कंडीशंस में हैं, जैसे कि केपलर 452b, प्रॉक्सिमा सेंटोरी b, ट्रैपिस्ट 1d और ट्रैपिस्ट 1e। ये सभी प्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर हैं। हैबिटेबल जोन मतलब स्टार का ऐसा एरिया जो ना ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा है, जिधर लिक्विड वाटर सरफेस पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो इन प्लैनेट्स पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। इसको पता लगाने के लिए या तो हमें उधर जाना पड़ेगा, या फिर अगर कोई उधर रहता भी है तो उनको हमारे पास आना पड़ेगा। लेकिन इन एक्सो प्लैनेट्स पर जाना मसला नहीं है, बल्कि जाना ही सबसे बड़ा मसला है। हमारी अर्थ से सबसे करीब स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो कि सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। हमारी करंट टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम वॉयेजर 1 की स्पीड से भी स्टार की तरफ जाएं, जो कि है 61,000 किलोमीटर पर आवर, तो भी हमें 73,000 साल लग जाएंगे उस तक पहुंचने के लिए। और जो केपलर 452b है उसको तो छोड़ ही दो, वो तो हमसे 1400 लाइट ईयर्स दूर है। करंट टेक्नोलॉजी के साथ हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे वहां पर पहुंचने के लिए। लेकिन हम इंसानों की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा तेजी से इवॉल्व होती जा रही है। आज से सिर्फ 500 साल पहले न्यूटन ने ग्रेविटी को पहली बार डिस्कवर किया था। उस दौर में हमारे पास तलवारें होती थी, और सिर्फ 500 सालों में ही देखो हम इंसान कहाँ पहुंच गए हैं। इंसानों ने उड़ना सीख लिया है, प्लैनेट्स को तबाह करने वाले न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, स्पेस में चले गए हैं, चांद पे चले गए हैं, पूरे सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर लिया है। इंटरस्टेलर स्पेस में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की मदद से एंट्री मार ली है, और कुछ सालों बाद हम इंसान मार्स पर जा रहे हैं। अगर एक सिविलाइजेशन को 1 मिलियन साल मिल जाए तो वो पूरी गैलेक्सी को अपनी टेक्नोलॉजी से कॉलोनाइज कर सकती है। लेकिन हमारा यूनिवर्स तो एस्टिमेट के मुताबिक 13,800 मिलियन साल पुराना है, यानी 13.8 बिलियन ईयर्स। तो इतने लंबे अरसे में हमें कोई दूसरी सिविलाइजेशन क्यों देखने को नहीं मिली? मेरे मुताबिक इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस बहुत ही ज्यादा रेयर है इस पूरे यूनिवर्स में। जैसे कि हम इंसान, हम हैं तो इस यूनिवर्स को मीनिंग मिलता है, इस यूनिवर्स को कोई देखने वाला है, इसको एडमायर करने वाला है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो क्या पॉइंट होगा इस यूनिवर्स के एग्जिस्ट करने का? हर तरफ खामोशी और लोनलीनेस होगी। लेकिन हम इंसान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे इस रेयर कॉन्शियसनेस को तबाह करने के लिए। हम लोग एक दूसरे को न्यूक्लियर बॉम्ब से मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं। पूरे प्लेनेट पर हमने इमेजिनरी लाइंस खींची हुई हैं जिनको हम कंट्रीज बोलते हैं। अपनी लाइन या बॉर्डर के अंदर कुछ होता है तो रिस्पॉन्स करते हैं। इन लाइंस या बॉर्डर के बाहर कोई मरता है तो खुशियां मनाते हैं। सिर्फ कोई एक बेवकूफ इंसान अगर बटन दबा दे तो यहाँ से हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम लॉन्च हो जाएंगे, और हम इंसान नफरत में ही एक दूसरे को मारकर खत्म हो जाएंगे। और ये जो रेयर इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस है इस पूरे यूनिवर्स में हमारे पास, वो खत्म हो जाएगी। यूनिवर्स अपना मीनिंग लूज कर देगा। हमें कंट्रीज और इन इमेजिनरी लाइन से जूम आउट करके देखना पड़ेगा यूनिवर्स के स्केल पे कि हम लोग आज तक कितने बेवकूफ बनते रहे हैं। इसी वजह से इलॉन मस्क इस रेयर कॉन्शियसनेस को मार्स पर भेजकर बचाना चाहता है। उसके मुताबिक भी या तो हम इंसान एक दूसरे को वॉर्स में मारकर खत्म कर देंगे, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर ना आ जाए जैसे एस्ट्रॉइड हिट किया था डायनासोर वाले टाइम पे, तो इस इंटेलिजेंट कॉन्शियसनेस को मार्स पर ट्रांसफर करके बचाया जा सकता है। इस बारे में मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज लाजमी बताना। अगर हम फर्मी पैराडॉक्स पे वापस आए कि सब किधर हैं और एग्जिस्ट करते भी हैं, तो एक साइंटिस्ट ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। उसने कहा कि फर्ज करो हमारा यूनिवर्स इतना
उतना बड़ा है जितना हमारे सारे ओशियंस हैं। तो हम समंदर से गिलास पानी का भरकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो और फिर उसको ऑब्जर्व करके ये नतीजा निकालें कि भाई इस पूरे समंदर में कोई और मछलियां हैं ही नहीं। वो कहती हैं कि ये बहुत ही स्टूपिड सी बात है कि हम यूनिवर्स के छोटे से हिस्से को स्कैन कर ये फैसला कर रहे हैं कि यूनिवर्स में कहीं और लाइफ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसी सोच से इंसानों ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए हैं एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए। 1960 में सेटी प्रोग्राम शुरू होता है, मतलब सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। सेटी में रेडियो टेलीस्कोप्स लगे हुए स्पेस से सिग्नल को सुनने के लिए, जिससे शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। एलन टेलीस्कोप एरे हर वक्त आसमान को स्कैन करता रहता है इस तरह के सिग्नल्स को डिटेक्ट करने। इसके बाद आते हैं सबसे फेमस मिशन। 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को लॉन्च करते हैं। इनको इंटरस्टेलर स्पेस में भेजा जाता है। इनके अंदर गोल्डन प्लेट रिकॉर्ड है जिसमें इंसानों की आवाज है, नेचर की जैसे कि तूफान, बारिश, पानी के बहने की आवाज, जानवरों की आवाज। 116 पिक्चर्स हैं जो अर्थ पे लाइफ को दिखाती हैं कि किस तरह की है। साथ ही हमारे प्लेनेट की लोकेशन है यूनिवर्स में। ये स्पेसक्राफ्ट आज भी इस अंधेरे और वीरान यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहे हैं। आखिर में है मैटी प्रोजेक्ट, यानी मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये तो डायरेक्ट ही अप्रोच है। इसमें ये लोग एक्टिवली मैसेज भेज रहे हैं करीब के स्टार सिस्टम्स को। अगर कहीं दूर स्टार के पास इनको हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट मिलता है तो उसको ये मैसेजेस भेजते रहते हैं इस उम्मीद में कि अगर कोई उधर रहता भी है तो उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो सके। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद हम चीजों को बहुत ही अलग तरीके से देख रहे हैं। हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं सन की तरह स्टार्स और अर्थ की तरह प्लैनेट्स पे, जिधर हम सोच रहे हैं कि हमारी तरह स्पीशीज एग्जिस्ट करती होंगी। लेकिन क्या पता एलियंस की तरह ही हो। हम लोग रेडियो सिग्नल्स को भेज रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। अगर कोई ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है भी तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रेडियो टेक्नोलॉजी को वो बहुत पीछे छोड़ चुके होंगे, या फिर उनकी टेक्नोलॉजी हमारे से तो बहुत ही अलग होगी। वैसे ये जो भी हम हरकतें कर रहे हैं एलियंस को मैसेजेस भेजने की, स्टीफन हॉकिंग ने हमें वार्निंग दी थी कि हमें एलियन सिविलाइजेशन को मैसेजेस नहीं भेजने चाहिए। अगर वो हमसे ज्यादा एडवांस हुई तो इसका वही नतीजा निकलेगा जैसे कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। उसने वहाँ के नेटिव लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया था और वायलेंस ही देखने को मिला था। यहाँ से फर्मी पैराडॉक्स का एक सोल्यूशन दिया जाता है, डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इसमें यह है कि यूनिवर्स एक डार्क जंगल है और इसमें अलग अलग क्रिएचर्स रहते हैं, जिसमें हर सिविलाइजेशन एक दूसरे से जानकर छुपी भी है कि कहीं वो उनको मार ना दें। इसी वजह से अगर कोई एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती भी है तो वो जानकर कांटेक्ट नहीं करना चाहती इस डार्क फॉरेस्ट थ्योरी की वजह से। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पैलेंथोलॉजिस्ट प्रोफेसर साइमन मॉरिस ने भी वार्निंग दी थी कि अगर कॉस्मिक फोन की घंटी बजे तो हमें उसको नहीं उठाना चाहिए। मतलब अगर कहीं सिग्नल मिलता भी है किसी सिविलाइजेशन से तो हमें उसका जवाब नहीं देना चाहिए। और ये जो चीख चीख कर हम स्पेस में आवाजें लगा रहे हैं, हेलो कोई है, कहीं हम किसी खतरनाक स्पीशीज की नजर में ना आ जाएं और वो हमें वाइप कर दे। वैसे अगर असल रीजन देखें कि हमें अभी तक इंटेलिजेंट लाइफ क्यों नहीं मिली, वो है यूनिवर्स का डिस्टेंस। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। लाइट 1 सेकंड में पूरी अर्थ का चक्कर लगा सकती